हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी को, संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था के बारे में, और जो कि थ्योरी वाइज क्लास चल रही है हमारी, ठीक है। और जिसमें कल हमने कंप्लीट किया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा भाग 4 में है। उसको हमने कंप्लीट कर दिया है 2 अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के थ्रू और देखिए उसको, ठीक है। और तो इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि डीपीएसपी के आगे है, ठीक है। तो अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो इसका हिंदी होता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और साथ ही में अगर बात करें कि ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये लाई करता है पार्ट 4A में, ठीक है। भाग 4A में है। और वहीं आर्टिकल की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 51A में, ठीक है। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं टेकन या बोरोड फ्रॉम, ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो बात कुछ ऐसा है कि जो हमारा कम्युनिस्ट वाला कंट्री था, मतलब कम्युनिज्म यानी साम्यवाद वाला जो देश था, वहां पे हमारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। तो हमने प्रियम्बल वाले टॉपिक में बताया भी है कि जो कम्युनिज्म वाला जो कंट्री है वो कौन सा है, यूएसएसआर, यानी कि रसिया है, ठीक है। तो भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है वो रसिया के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है, फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यदि बात करें कि ये किसके सिफारिश पे, मतलब किसके रिकमेंडेशन पे ये लिया, मतलब बनाया गया है और ये बोरो किया गया है, तो ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे। हिंदी भी लिख देना है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो इन्हीं के सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया है। लेकिन इसका कुछ इतिहास कुछ ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि जब 1975 में 1975 में जब इमरजेंसी इंपोज हुआ था कंट्री में, तो उस समय इंदिरा गांधी सरकार को ये लगा कि जब इमरजेंसी यहाँ पे है लगा हुआ, तो जो वहां के आम लोग हैं, मतलब जो लोग हैं वहां के, उनको कुछ कर्तव्य होना चाहिए, मतलब उनको कुछ कर्तव्य मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर एक कमेटी का फॉर्मेशन होता है, जो जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और जिसकी अध्यक्षता खुद करते हैं कौन, सरदार स्वर्ण सिंह। तो अगर बात बात करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह 1976 के समय में रक्षा मंत्री हुआ करते थे। सरदार स्वर्ण सिंह क्या थे, 1976 में रक्षा मंत्री थे। और इनके जो कमेटी थे, उनके कमेटी में कितने लोग थे, 12 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो यही 12 मेंबर्स की कमेटी ने मिलकर सुझाव दिया किसको लाने का, फंडामेंटल ड्यूटीज लाने का। और यहीं पे अगर बात करें कि ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया था, मतलब ये कौन से सीएए के थ्रू आया था, तो ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये ऐड किया गया है। मतलब ये तो पहले भी हमने बता रखा है कि अगर कोई भी चीज संविधान में मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए संशोधन लाना पड़ेगा। तो वही संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, कि कितने मतलब संख्या क्या है इसका। तो ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से देखा जाए, तो मूल रूप करने का क्या मतलब है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को लाए गए थे, तो 10 लाए गए थे, इसके नंबर 10 थे। लेकिन अगर बात करते हैं प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 है वर्तमान में। तो ये जो एक ऐड हुआ, ये कौन सा था, तो ये जो एक ऐड हुआ वो ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा की बात हुई थी वही है, ठीक है।
तो वो जो मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की जो बात की गई है, जो कि हमने बताया था, ये किसने अलाई करता है? आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। मतलब जो एक एक्स्ट्रा जो एडिशन हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी का, वो किसके तहत हुआ है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसमें मैंने बेसिक बातें बता दी हैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, अब इतना इसको नोट डाउन लेकर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो अभी 11 हैं, आइए उसको देखते हैं। तो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आइए उनको बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान का आदर करना। मत कहने का मतलब है कि जो संविधान के कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, मतलब संविधान में है तो उनको रूल्स रेगुलेशन को आपको पालन करना है। और जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, तो ये सब को क्या करना है? ये सबका आदर करना है। ठीक है, अब इसके आदर्शों मतलब तो रूल्स रेगुलेशन हो गया, लेकिन संस्थाओं कहने का क्या मतलब है? संस्थाओं कहने का मतलब है जो आपका पार्लियामेंट हो गया, संसद, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये सब जो संस्थान हैं, इनका क्या करना है? आपको आदर करना है और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है इनके। ठीक है, पहला ये कहता है। दूसरा पे आते हैं। दूसरा कहता है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। मतलब इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए। ठीक है, तो जो नेशनल मूवमेंट्स में अलग अलग नारा दिए गए, ठीक है, यहाँ आदर्शों कहने का मतलब हो जाएगा नारा की बात हो रही है। जो अलग अलग नारा दिए गए उनका पालन करने की बात हो रही है। किसमें? सेकेंड में। क्लियर है? तीसरा कहता है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना। संप्रभुता कहने का मतलब है सोवेरेंटी, सोवेरेनिटी। ठीक है, एकता कहने का मतलब इक्वालिटी, अखंडता कहने का मतलब है इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सोवर्निटी कहने का मतलब है कि ऐसा, मतलब देश का जो सरकार है, ठीक है, तो सरकार कोई भी डिसीजन लेना है तो वो खुद से ले। मतलब वो या तो इंटरनल डिसीजन हो या फिर एक्सटर्नल डिसीजन हो, वो किसी के प्रेशर में आके ना ले। तो वैसे देश को क्या बोला जाता है? सोवरेन कंट्री बोला जाता है। तो उसी की बात हो रही है, संप्रभुता को बनाए रखने की बात हो रही है। तो देश का जो संप्रभुता है वो किसके पास है? तो वो संसद के पास है। ठीक है, और इक्वालिटी को मेंटेन करने की बात हो रही है, और अखंडता, ये सबको बनाए रखने की बात हो रही है। अगला है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, मतलब देश का रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला है देश के लोगों में नम्रता। नम्रता करने का मतलब है मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भाईचारा बनाए रखना है और मेल मिलाप से रहना है। भाईचारा करने का मतलब है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ठीक है, मतलब फ्रेटर्निटी बनाए रखने की बात हो रही है। किसमें? पांचवा पॉइंट में। क्लियर है? अब आते हैं छठा पे। छठा कहता है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा परीक्षण करें। कहने का मतलब है जो इंडियन कल्चर है हमारा, तो इंडियन कल्चर की तरफ आना है, इंडियन कल्चर को फॉलो करना है और उसके इंपॉर्टेंस को समझना है और उसका परीक्षण करना, मतलब एनालिसिस भी उसका करना है। ठीक है, किसमें? छठा पॉइंट में। सातवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, इस कहने का मतलब है कि जो हमारा साइंस का फील्ड है, ठीक है, जो वैज्ञानिक क्षेत्र है और वैज्ञानिक जो तरीके हैं, तो वैज्ञानिक तरीकों को किसमें अपनाना है? कोई अन्य क्षेत्र में। अन्य क्षेत्र करने का मतलब है सामाजिक क्षेत्र हो गया, आपका नैतिक क्षेत्र हो गया, तो उन सारे फील्ड में जो साइंस का जो तरीका है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, उसको अपनाने की बात हो रही है। ठीक है,
7वां पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं 8वां में, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहने की बात हुई है। अब जैसे इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो एनटीपीसी को लेकर कोई सॉरी मतलब एनटीपीसी को लेकर जो ट्रेन है उसमें आग लगा दिया गया था, जिसमें सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था। तो वो सबको मतलब जो सरकारी संपत्ति उस सबका रक्षा करना है, कोई नुकसान नहीं करना है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, तो इन सब का चर्चा किसमें हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये 8 पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी 2 को चर्चा करते हैं। अगला है 9वां फंडामेंटल राइट। ठीक है, 9वां फंडामेंटल राइट ये कहता है पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना। मतलब जो भी ये नेचर की बात हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन की बात हो रहा है, जो वन है यानी जंगल है उसके प्रोटेक्शन की बात हो रहा है। ठीक है, साथ ही में मतलब नदी हो गया, झील हो गया, तो जैसे नदी को लोग दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो नदी का रक्षा करना, उसका सफाई उफाई जो है वो हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वन्य जीव मतलब जो भी ये सब है, इस सब का रक्षा करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। मतलब कहीं कहीं आप देखते हैं कि किसी किसी को जरूरत पड़ता है, कोई जैसे कहीं हो गया, कोई गिर ही गया अगर मार्केट में, चाहे कुछ भी है, तो उसको हेल्प चाहिए, तो आपको सामूहिक जो हेल्प होता है, ठीक है, भलाई कहें, हेल्प करें, तो उस सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, वो चाहे व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक हो। ठीक है, लास्ट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। कहने का मतलब है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हो रहे हैं, तो उनको जो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जो जिम्मेदारी है वो उसके पेरेंट्स की है, अभिभावक की है। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है एक चीज में, जैसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 21A है, तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी बोले कि अधिकार है। तो इसके तहत 2 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत 2 आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 21A, ठीक है, एक में आएगा आर्टिकल 51A। ठीक है, तो जो 21A है वो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 51A ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका ये ड्यूटी है कि उनको प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब 51A तो इससे रिलेट किया। ठीक है, लेकिन जो 21A है वो रिलेट करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए हो कि इसके तहत ये भी हो जाएगा, और मतलब ये जो बात है वो आर्टिकल 21A में भी कैसे हो जाएगा और 51A में भी कैसे हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, 21A में बस सिर्फ बच्चों का अधिकार है, मतलब सरकार प्रोवाइड करेगी शिक्षा, लेकिन 51A के तहत जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है, तो उसमें यह कहा गया है कि अभिभावक जो है उनका यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, उपलब्ध कराएं, प्रदान करें। अब क्लियर है पॉइंट्स? तो ये आपको हो गया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि कंप्लीट है। इसमें एक पॉइंट और है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ही आता है, उसमें यह था कि जो 2016 का वर्ष था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, यानी फैसला लिया था कि जो सिनेमा हॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, उसमें मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान चलाए जाएंगे। ठीक है, ये मतलब 2016 में ये कंपलसरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को वापस ले लिया। ठीक है, और उसमें यह कहा गया कि अब अनिवार्य नहीं है राष्ट्रगान चलाना, मतलब अब डिपेंड करता है सिनेमा हॉल वाले पे कि वो चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फंडामेंटल ड्यूटी ही था, लेकिन इसके लिए कोई संशोधन नहीं लाया गया था। ठीक है, फिर बाद में तो रिवर्ट ले लिया गया, तो खैर बात ही खत्म है। ठीक है, तो इस तरह हमारा पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है सो पूरा हमने डिटेल्स डिस्कस किया इसमें।
ठीक है, मतलब पूरा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज और इसका क्या क्या मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस कि उसका क्या इंट्रोडक्शन रहा, कैसे कैसे उसको संविधान में ऐड किया गया, किस संशोधन से ऐड किया गया, किसके सिफारिश पे लाया गया, ये सारा कुछ हमने आज देखा है। ठीक है, तो आज तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, ठीक है। और कल चर्चा करेंगे, मतलब कल हमारा स्टार्ट होगा नया टॉपिक जो कि है यूनियन, संघ। वो कल स्टार्ट होगा जिसमें पहला पार्ट है राष्ट्रपति। तो पहले कल संघ का इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनियन का, कि किस आर्टिकल में लाई करता है, कौन से पार्ट में है, उसके अंदर कौन कौन से पोस्ट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स कौन कौन से हैं, वो सब देखेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।